रात के 12 बज चुके थे। भाई ने धीरे से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आकर मुझे सोता हुआ देखकर अंदर से दरवाजे की कड़ी लगा दी। मैं भी सोने का नाटक ही कर रही थी। कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था। मुझे अच्छे से मालूम था कि मेरा भाई आधी रात को मेरे कमरे में किस लिए आया है। मैं भी बिस्तर पर आंख बंद करके ऐसी पड़ी थी जैसे बहुत ही गहरी नींद में हूं। उसके बाद जो भाई मेरे साथ करने वाला था वो मुझे मालूम था, पर मैं भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती थी। क्यों नहीं रोकती थी, इसका जवाब आपको कहानी में आगे मिलेगा। आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ और भाई को सबसे ज्यादा मेरे में क्या पसंद था, पूरी कहानी जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे उसने मुझे सिर्फ अपनी उंगली से। हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल थी। मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो चुकी थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थी। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकावट इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेट सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। तभी मेरी एक साइकरा आवाज सुनकर मेरा भाई विकी बंद कमरे में आया और कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या बताऊं भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पे डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजिम भी छुट्टी पर है, मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अब भी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उसे पियोगी तो सुकून मिलेगा। विकी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। इसके बाद वो वापस दूध लेकर आया। उसे देखकर मुझे उस पर बहुत प्यार आया। सच में दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने उसे ढेर सारी दुआएं दी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने ग्लास एक साइड पर रखा और लेट गई। विकी कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। वो मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मुझे धीरे धीरे सुकून मिलने लगा और दर्द भी कम होने लगा। मैं आंखें मूंदकर सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही। मेरी आंख मम्मी की आवाज़ से खुली। मैं हड़बड़ा कर उठी। सिर बुरी तरह बोझिल हो रहा था। घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 10 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। जैसे ही उठकर 2 कदम चली, मुझे चक्कर आ गए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर दीवार का सहारा ना लिया होता तो यकीनन गिर जाती। फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा खाने की टेबल पर सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। विकी मुझे देखकर मेरी प्लेट में खाना डालने लगा। फिर मम्मी से कहने लगा, मम्मी, उन्नू पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करें। अगर उन्नू नहीं आ रही है तो उसकी जगह किसी और को रख लें। ये बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखें तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की नौकरी से घर चलाना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे। इसलिए मम्मी भी उसी कंपनी में काम करती थी जहां पापा नौकरी करते थे। मैं और विकी कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मियों की वजह से छुट्टियां थी, इसलिए हमें घर पर ही रहना पड़ रहा था। मैंने ये जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास बैठ रहा हो, ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो। डरते हुए मैंने पलट के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। घबराहट के मारे मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैंने
तुरंत उठकर कमरे की लाइट ऑन की, दरवाज़ा खोलकर बाहर भी देखा मगर वहाँ भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। उसी वक्त विकी भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आ गई और पीछे पीछे विकी भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन वो ज़िद करने लगा, मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकता, आप सो जाएं, मैं यहीं सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई। उसने तकिया उठाया और सोफे पर रखकर वहीं सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सोती रही। ये सब मुझे एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज़ बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह इतनी गहरी नींद में नहीं सोई थी। आज मैं थोड़ी खुश भी महसूस कर रही थी, लेकिन इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज़ ही इतना खुश होता हूँ, जिसे आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठी तो विकी तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, आनू दीदी अपने बाल खोल लीजिए, मैं आपके सिर में मसाज कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगने लगी। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की ज़रूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों से कैचर उतारते हुए कहने लगा, आप नखरे मत किया करें, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है। आ जाइए, मैं आपके सिर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वो मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वो मेरे सिरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। विकी मुझसे 5 साल छोटा था, लेकिन मुझे नाम से ही बुलाता था। उसने कहा, आप इतनी प्यारी है कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहे और मैं आपकी लाड उठाता रहूं। वो मेरे बालों की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं धीरे धीरे नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, ये कौन सा तेल है? वो बोला, ये बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए। आपके जो इतने हसीन बाल हैं ना, ये उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थी, हालांकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो किस लहजे में बात कर रहा है। बहरहाल मसाज के दौरान ही मैं गहरी नींद में खो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज़्यादा वजन रखा गया हो। पूरे बदन में दर्द सरक रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। मेरी हालत अजीब थी। जब मैंने खुद पर गौर किया तो देखा कि मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। मेरे कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और कमरे में गर्मी थी। ये सब क्या हो रहा था? बड़ी मुश्किल से मैं बेड से उठी, मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था, मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी। ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने सोया नहीं बल्कि कोई भारी मेहनत वाला काम किया हो। बड़ी मुश्किल से चलकर मैं बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो लगा जैसे शरीर पूरी तरह थकावट से चूर था। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और विकी के अलावा कोई नहीं था, फिर वो किससे बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक वो फुसफुसाहट रुक चुकी थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब मैंने बैठक से किसी को निकलते देखा। उसके हाथ में काफ़ी पैसे थे, जिन्हें देखकर वो मुस्कुरा रहा था। ये देखकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। अगले ही पल उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर उसने कहा, अन्नू आप उठ गई? मैं उसकी तरफ धीरे धीरे चलकर गई। वो हड़बड़ाकर पैसों को अपनी पैंट की जेब में डालने लगा, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर पूछा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो नज़रें झुका चुका था। धीरे से कहने लगा, आप प्लीज़ पापा को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि उसने ये पैसे पापा को क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वो सहम गया। उसने कहा, ये पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौटाए थे।
मैंने सोचा था कि इनसे मोबाइल खरीद लूँगा, लेकिन उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने उसे डांटते हुए कहा, हाँ तुमने अच्छा किया, घर के हालात देखो किस कदर खराब हैं। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल खरीदने की बात कर रहे हो। वो शर्मिंदा हो गया। मैं से कहा, उसी रात मैंने वह पैसे पापा को दे दिए। उस रात विक्की मुझसे कोई बात नहीं कर सका और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब विक्की अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं यह देखकर हैरान थी कि वह अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ले आया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी। जैसे ही वे सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने तुरंत दुपट्टा ओढ़ लिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, ये क्या तरीका है? तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, फिर भी तुम इन लोगों को घर ले आए हो। विक्की तनक कर बोला, ये मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा खाना तैयार करो, ये मेरे बहुत खास दोस्त हैं। वह मुझसे काफ़ी नाराज़ लग रहा था, मगर अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना ही था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी। तभी वह बोला, खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी? विक्की का यह रवैया मुझे हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वह इतना कैसे बदल सकता था? मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर रहे थे। वे सभी विक्की की उम्र से बड़े लग रहे थे और अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे, जैसे मुझे निगल ही जाएंगे। मैं डर कर अपने कमरे में चली गई और खुद को बंद कर लिया। जैसे ही वे गए, मैं विक्की पर फट पड़ी। दोबारा तुम्हारे यह दोस्त इस घर में नजर नहीं आने चाहिए। मगर वह अगले ही पल मेरे गाल थाम कर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है? वे दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगी। विक्की के इस बर्ताव से मैं परेशान हो गई। वह कभी प्यार जताने लगता था तो कभी चिढ़ने। बहरहाल मैंने हामी भर दी और अपने कमरे में चली गई। मुझे विक्की की हरकतें दिन ब दिन अजीब लगने लगी थीं। उस रोज़ भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो देखा कि विक्की मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज कर रहा था। मैंने तुरंत उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। इस घर में एक मैं ही हूँ जिसे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। मैं भी थक चुकी थी, आंखें बंद की और सोने लगी। विक्की के हाथों की मसाज से मुझे नींद आ गई, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सिर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा था। यह सामान किसका था? मैं कुछ बोल नहीं सकी। मेरे सिर में इतनी तेज दर्द था कि मैं फिर से बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। पास में फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं, मगर कौन बोल रहा था यह मैं पहचान नहीं सकी। मुझे सिर्फ विक्की की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सारा दृश्य मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा, जहां पहले शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बहुत अजीब थी। मैं कोई बच्ची नहीं थी जो यह सब कुछ समझ ना पाती। घर में मेरे और विक्की के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। दिन ब दिन विक्की मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि वह अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी, ताकि पता चल सके कि मुझे क्या समस्या है। उस रात मैं बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए। मुझे लगा शायद उन्हें मेरी परवाह नहीं थी। आखिरकार मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई। वहाँ अल्ट्रासाउंड से पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए।
आखिर यह सब मेरे साथ कौन कर सकता था? विक्की मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं उसे सगा भाई समझती हूँ, जबकि वह मेरा सौतेला भाई है। विक्की मेरी माँ की दूसरी शादी से था, जबकि मैं उनकी पहली शादी की औलाद थी। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात मैं अपने माता पिता को कैसे बताऊं। विक्की जब भी मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींचने लगता। मैं पहले इन बातों को हल्के में लेती थी, मगर अब सब कुछ अलग नजर आ रहा था। एक दिन मैं अस्पताल गई और अबॉर्शन से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट किया जाए। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और जब मैंने उसे देखा तो मेरी सांसें थम गईं। जो मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। बच्चा विक्की का नहीं था, लेकिन फिर सवाल उठा, ये किसका था? मैंने इस गूथी को सुलझाने के लिए अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। मुझे सच जानना था। कुछ दिनों बाद जब माँ पापा घर पर नहीं थे, विक्की फिर मेरे पास आया। उसने मेरे सिर की मालिश शुरू कर दी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ना सोऊं, मगर तेल में शायद कोई बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। जैसे ही मैं उस तेल को सूंघी बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो माँ बाप घर लौट आए थे। मैंने तुरंत अपने कमरे में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी और जैसे ही सच्चाई सामने आई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्की मेरे कमरे में अपने घटिया दोस्तों को लाता था। वे मेरे साथ घिनौना बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वे विक्की को पैसे देकर चले जाते यह देखकर मैं पूरी तरह टूट गई गुस्से और सदमे में। मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने विक्की का गिरेबान पकड़ा और थप्पड़ों की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी ये सब देखकर दौड़ कर आए। पापा ने मेरे हाथ पकड़ लिए और गुस्से में कहा, होश में हो क्या? पागल हो गई हो? क्यों मार रही हो इसे? मैं रोते हुए चिल्लाई, आप देखिए ये जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा है। मैंने उन्हें कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा दी। वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पड़ी। पापा को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गुस्से से भरे पापा ने विक्की को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। तभी विक्की गुस्से में चिल्लाया, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी और लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। अपनी बहन की जिस्म फरोशी करवाई। यह सुनकर मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोती रही। पापा ने उसे इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे वह खुद को छुड़ाकर घर से भाग गया। उसके बाद वह कभी भी उस घर में लौटकर नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज था। मैंने उसका अबॉर्शन करवा दिया, मगर विक्की ने मेरे साथ जो घिनौना खेल खेला था वह मेरे मन से मरते दम तक नहीं मिटेगा। भाई वही होता है जो आपका सगा हो और आपकी इज्जत करे। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसे शैतानी मर्द हर वक्त इसी ताक में रहते हैं कि किसी बेबस और मासूम लड़की की इज्जत को नीलाम कर सके। मैं अपने सभी सुनने और पढ़ने वालों से यही गुजारिश करूंगी कि अपनी बेटियों का हमेशा ख्याल रखें, उन्हें पर्दे में रखें और कभी किसी अनजान मर्द के सहारे अकेला ना छोड़ें। इस पूरे मामले में गलती किसकी थी? मेरे माँ बाप की जो पैसा कमाने की दौड़ में बच्चों से बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे, या फिर मेरी जो अपने सौतेले भाई के साथ अकेली इस घर में रहती थी और उस पर हद से ज्यादा भरोसा करती थी। मैंने उसे हमेशा सगा भाई समझा, मगर वह मेरा भरोसा तोड़ गया। तो दोस्तों, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहे। या सब पर आंख बंद करके विश्वास न करें। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिले तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।